GT Holidays, South India's #1 travel brand. हमने 7 साल लगाए फिल्म में। We have started in 2012. Yeah. और क्या नहीं है फिल्म में, VFX, बैकग्राउंड तो कहाँ से हो रहा है, उस समय VFX की बातें स्टोरी टेलिंग, पीरियड, बारिश, मूड, उस समय VFX की बातें कोई करता नहीं था जब हमने शुरू की थी फिल्म। तो ये सेम रिएक्शन था जब मैंने हिरानी सर को फिल्म दिखाई थी। उनको मैंने फिल्म दिखा दी थी 4-5 महीने पहले, उनको कोई जीरो एक्सपेक्टेशन थी। जो बाहर निकले तो उनको, जो हमने उसके बाद 1 घंटा उनसे बात की और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फिल्म को। उन्होंने कई बार ट्वीट किया फिल्म के लिए। तो बाढ़ कब बनेगी आई डोंट नो यार। 6 साल हो गए मैं लिखते हुए, अभी कहीं फाइनली एक स्क्रिप्ट बनी है। हमारी एक स्वीडन की कंपनी के साथ एग्रीमेंट था जो VFX करने वाले थे, और हमारी फिल्म डिले होती जा रही है। हमारी फिल्म सालों साल डिले होती जा रही है, मतलब ऐसा नहीं कि 15 दिन 20 दिन। हमारी फिल्म 2012 में शूट हुई, फिर 13 में कुछ शूट हुई, 14 में शूट हुई, 15 में शूट हुई। तो VFX कंपनी भाग गई थी। एक रोल है जो मैं करना चाहता था, मुझे मिला नहीं। मैं करता, मुझे बहुत मजा आता, पर जिसने किया उसने भी बहुत अच्छा किया। वो रोल है उड़ता पंजाब का। दिलजीत के कैरेक्टर के लिए मैंने बहुत हसल की थी। मैंने एक ही रोल के लिए आज तक हसल की, मैं हसलर हूँ नहीं, मेरे पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। बच्चन साहब के लिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हो जाए तो टचवुड उनके साथ, मतलब उनके साथ एक सीन भी कर लूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि होता है कि आप गंगा नहा लिए। बार्ड ऑफ ब्लड की स्क्रीनिंग थी टाउन में, मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था उसमें। मैं था, शाहरुख साहब भी थे, मेरी वाइफ भी थी। तो मेरी वाइफ ऐसे आगे थी, शाहरुख साहब पीछे थे, मैं उनके पीछे था। तो ऐसे कोई लड़का ऐसे फट से क्रॉस करके गया मेरी वाइफ को, तो ऐसे शाहरुख साहब के ऐसे हाथ ऐसे आगे गए चले उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी वाइफ को। तो वो उनके अंदर फिटिंग है, द केयर, द सॉफ्टनेस। बट प्रीक्वल भी बनेगा, प्रीक्वल भी बनाना चाहते हैं। They say that some films are actually ahead of its times, but then I feel that a film that is ahead of its time will always find its due when it releases, when it re-releases, when it's after maybe 20 years also a film like Tumbad will be spoken about sheer creativity ke wajah se. And today I have Soham sir joining me for a conversation only on Galata India. Thank you so much. Thank you Nayandeep. Thank you. Nayandeep, not Nayandeep. तो या थैंक्स अ लॉट फॉर दिस इंटरव्यू यार। और आपने करेक्टली कहा कि अगर शिद्दत से प्रेम से बनाओ तो आप रिलीज में नहीं तो री रिलीज में तो लोग देख ही लेते। मुझे, you know, when the re-release was happening, I told your team that I really want to speak to you. Yeah. I remember watching this movie at the press screening. Oh, 18. Yeah, 2018. और जब हम गए थे ना, हम prepared नहीं थे for the experience. Yeah. And I'm saying this from a collective experience of journalists at the screening. Did you expect it? It was that underdog movie. जब आप बना रहे थे, ऐसी मूवी के लिए बैकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। कितनी मतलब मुशक्कतें आपने फेस की है जब आप बना रहे थे? मैंने बहुत ही मुशक्कतें फेस की हैं, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी थी कि ये फिल्म लोगों तक पहुंचेगी। जो लोग ये क्वेश्चन आपने पूछा ना कि वर यू अवेयर कि ये अंडरडॉग थी, चलेगी नहीं चलेगी, मतलब आज भी मुझे लगता है जो तुम्बाड़ को मिला है ना, तो 2-4 पैसे जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम ही मिला है, उतना उससे ज़्यादा नहीं मिला है। बिकॉज आप देखिए ना कि हमने 7 साल लगाए फिल्म में। वी हैव स्टार्टेड इन 2012। और क्या नहीं है फिल्म में, VFX, बैकग्राउंड तो कहाँ से हो रहा है, उस समय VFX की बातें, स्टोरी टेलिंग, पीरियड, बारिश, मूड, उस समय VFX की बातें कोई करता नहीं था जब हमने शुरू की थी फिल्म। ये सिनेमेटोग्राफी की कोई बातें नहीं करता था, DOP शब्द नहीं होता था, कैमरामैन होता था। जहाँ तक मुझे याद है DOP बहुत कम जगह यूज किया जाता था। तो सिनेमेटोग्राफर, ये मतलब फिल्म देखो तो सिनेमेटोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्बाड़ का। तो हमने इतनी शिद्दत से फिल्म बनाई थी और मुझे लगता था कि यार चलो ये सब चीज़ें भी एक तरफ है कि आपने कितने प्यार से बनाई है, क्या क्या उसमें टेक्निकल चीज़ें, पर इससे ज़्यादा इंडियन स्टोरी क्या होगी। Absolutely. कि लालच बुरी बला है, हमारे मतलब दादी माँ की कहानी है। तो मैं बहुत श्योर था कि यार ये फिल्म चलेगी, और ऐसा कुछ बना नहीं है, ये कुछ अलग है। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि जितने लोग देखने आए थे उनको लगा था कि यार देखना है, देखते हैं, रिव्यू करना पड़ेगा, पर सब लोगों के लिए सरप्राइज था। तो ये सेम रिएक्शन था जब मैंने हिरानी सर को फिल्म दिखाई थी। उनको मैंने फिल्म दिखा दी थी 4-5 महीने पहले। तो उन्होंने, मैंने किसी एक फ्रेंड के थ्रू उनको रिक्वेस्ट किया, वो आ गए देखने, वो ऑब्लिगेशन में आ गए, और उनको कोई जीरो एक्सपेक्टेशन थी। जो बाहर निकले तो उनको, जो हमने उसके बाद 1 घंटा उनसे बात की
और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फिल्म को, उन्होंने कई बार ट्वीट किया फिल्म के लिए। तो ये सेम एक्सप्रेशन ये था उनका भी कि यार मैं तो जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था। But how pleasantly were you surprised with the reactions then? Because critical review था, critical acclaim था और commercially भी चली थी। Right. तब के जमाने में ये मूवी को कोई सोचा भी नहीं था जिस लेवल पे किया, और अब तो I was so happy because you know it has done 3 times the number that it did back then, which is such a good thing. Yeah. Like I don't think any movie has actually got this kind of a response, like Tumbad, especially in its re-release. How does the reception make you feel? Does it give you that sense of, I know, you know, sir, आप बोलोगे कि validation की जरूरत नहीं थी because you are confident, but एक artist को कहीं ना कहीं तो एक audience का validation जरूरी होता है। नहीं, ऑडियंस का वैलिडेशन तो भैया चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म पहुंचेगी ये कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं तो कह रहा हूँ कि अंडर परफॉर्म किया, अभी भी अंडर परफॉर्म किए, बिल्कुल चाहिए। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मेरे लिए बॉक्स ऑफिस सबसे ज्यादा मैटर करता है भाई। एब्सोल्युटली। लोग कहते हैं कि मैं केटर करना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस को, मैं ऑडियंस के लिए फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं उनको एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग आए, इतने लोगों ने फिल्म देखी, उसी से तो आप एम्पावर फील करते हो, तभी तो आप तुम्बाड 2 बनाओगे, तभी तो आप और कहानियां कहना चाहोगे। और मैं बिलीव नहीं करता कि यार मुझे समझ में आई, तुझे समझ में नहीं, बाकियों के लिए नहीं है, मुझे बाकियों के लिए बनानी है। तो मुझे तो ऑडियंस का वैलिडेशन चाहिए, मुझे बॉक्स ऑफिस की खनक चाहिए। तो उसमें मुझे तो लगता है अभी भी अंडर परफॉर्म है, पर मेरे लिए फिर भी कहीं ना कहीं एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता था कि हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये फिल्म जो हमने जितनी शिद्दत से, जितने प्यार से बनाई, वैसी लोगों के पास पहुंची नहीं है। और अभी फाइनली मुझे लगता है कि लोगों के पास पहुंच गई है, अभी मैं मूव ऑन कर सकता हूँ, अभी मैं तुम्बाड 2 बना सकता हूँ। जब आपने बोल ही दिया तो तुम्बाड 2 कब बन रही है? एंड आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। आई थिंक व्हेनेवर यू रिलीज तुम्बाड 2, जस्ट अ मंथ बिफोर, व्हाई डोंट यू री-रिलीज तुम्बाड अगेन? हाँ, मतलब तो एक और री-रिलीज डेफिनेटली विल डू दैट, क्योंकि लोगों को रिकॉल हो गया ना, रिकॉल एब्सोल्युटली, तो वो करेंगे। बट तुम्बाड कब बनेगी आई डोंट नो यार। 6 साल हो गए मैं लिखते हुए, अभी कहीं फाइनली एक स्क्रिप्ट बनी है और उसमें बहुत काम है, प्रीवीज VFX बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आई गेस 1 साल जैसा लग जाएगा इसके प्री प्रोडक्शन में, फिर कहीं शूट होगी, फिर एडिट होगी, तो इट टेक्स इट्स ऑन टाइम, पर जब भी आएगी बहुत मज़ेदार होगी। यू नो आई ऑलवेज से दिस दैट मतलब ये मेरे में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है मेरी टीम को मेरे साथ काम करने में। आई ऑलवेज से दिस एंड आई हैव अ बॉस हु इज एग्जैक्टली लाइक मी. So my point is, if you are doing something, then I have a certain vision and I want it to be exactly like that. If I don't get it, then till the time it's like that, I will keep on doing it or correcting it. And I know for a fact that you are also somebody who wouldn't compromise on your vision for anything, right? When you are making, it's a very VFX heavy film, and VFX played a very important part in creating the world, creating some of the characters. How difficult was it for you to find the VFX team? हमारे बहुत डिफिकल्ट था यार, बिकॉज हमारा एक कमिटमेंट था किसी के साथ, पर हमारी फिल्म आगे बढ़ रही थी और वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। जैसे कि मुझे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात का मैं आंसर देता हूँ, इसकी तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फिल्म मेकर ना, मुझे लगता है कि ये काम ऐसा है कि इसमें एक डेडलाइन होती है, पर होकर भी नहीं होती है, कि ब्रीफली डेडलाइन होती है, बट आप कैसे राइटिंग को एक डेडलाइन में डाल सकते हो कि 6 महीने में यू हैव टू डिलीवर। इट्स नॉट कि आप बिल्डिंग नहीं बना रहे हो कि यार 15 दिन के ग्रेस पीरियड में आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, ये अलग टाइप का काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये लगता है, तो हमारी एक स्वीडन की कंपनी के साथ अग्रीमेंट था जो VFX करने वाले थे, और हमारी फिल्म डिले होती जा रही है, हमारी फिल्म सालों साल डिले होती जा रही है, मतलब ऐसा नहीं कि 15 दिन 20 दिन। हमारी फिल्म 2012 में शूट हुई, फिर 13 में कुछ शूट हुई, 14 में शूट हुई, 15 में शूट हुई, तो VFX कंपनी भाग गई थी। हम जिसके साथ काम करना चाहते थे, हम उनको मेल लिख रहे हैं, हम उनको कॉल कर रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम ऐसे बहुत झोला टाइप के आदमी हैं, कुछ बना नहीं रहे। तो उस बंदे ने कहा यार मैं कान फिल्म फेस्टिवल में आ रहा हूँ, तुम्हें मिलना है तो वहाँ आ जाओ। तो हम पूरी एक टीम चली गई वहाँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि हमको VFX उसी से करवाना था, हमें और कोई पसंद नहीं आ रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था जो डिलीवर कर दे। तो हमारी 4-5 लोगों की टीम गई, हमने उसे समझाया कि भाई हम तेरे पैसे वैसे दे देंगे, प्लीज़ आप हमारा काम कर दो। तो वो हमसे मिलने के बाद उनको लगा कि हाँ यार ये लोग जेन्युइन लोग हैं, फिर उन्होंने बहुत प्यार से हमारा काम ख़त्म किया। तो इस कदर प्रॉब्लम आई थी हमें VFX को लेकर कि हमारा मतलब प्रोजेक्ट 2-4-6 महीने स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि हमें
वीएफएक्स की करेक्ट कंपनी नहीं मिल पा रही जिससे हम काम करवाना चाहते हैं। और फिर मिला तो हम पूरी टीम लेकर गए, उसको समझाया हमने कि भाई हम जेन्युइन लोग हैं, तेरे पैसे दे देंगे, फिर उसने काम चालू किया। बट उसी दौरान ऐसे कितने वीएफएक्स कंपनीज के साथ आपने बातचीत भी की जहाँ पे आपको उनका काम ठीक नहीं लगा, एटलीस्ट फॉर द बहुत सारी 8-10 कंपनी से बात हुई, कुछ इंडियन कंपनी से भी बात हुई, कुछ बाहर की कंपनी से भी बात हुई, पर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे जो हम चाह रहे थे। तो वो एक प्रॉब्लम थी कि हमको तो पूरा एक प्रोस्थेटिक हमने किया था, जो पहले अस्तर काले रंग का आता था, वो एक प्रोस्थेटिक किया, वो फेल हो गया। तो फिर दोबारा प्रोस्थेटिक में लाल रंग का अस्तर थोड़ा पतला करके बनाया, उसका डिज़ाइन चेंज करके, पर वो भी फट रहा था। तो हमें तो पूरे क्रीचर क्रिएट करना था अस्तर, तो वो बहुत मुश्किल काम था। और हमारा ये था यार कितना भी टाइम लग जाए, जो एटलीस्ट हमें लगे यार अच्छा बनाया है, तभी बाहर जाएगा। तो हमने बहुत पापड़ बेले वीएफएक्स के लिए। अभी तो मुझे लगता है वीएफएक्स फिर भी अच्छा होने लगा है, हाँ। इंडिया में भी, या मतलब थोड़ा सा मेन स्ट्रीम हो गया, हाँ, एडवांस हो गया। उस समय इतना एडवांस नहीं था। बट हस्तर का कैरेक्टर जो है, आपने जब स्टोरी बोर्ड पे लिखी थी, डिड यू हैव द फेयर आइडिया फ्रॉम द टाइम यू गाइस रोट, मतलब जब से लिखा है तब से आपको एक आइडिया था कि ऐसे दिखेगा ऐसा, बिकॉज इट इज अ वेरी वियर्ड creature because it's also demonic, right? In a lot of ways, and it has to look like that. मुझे लगता है कि VFX has played a huge part in creating the world eventually. Definitely VFX production design, but to answer your question, ये मैंने नहीं लिखा था, तो ये राही ने लिखा था, राही अनिल बर्वे जो राइटर डायरेक्टर हैं इसके, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी इस फिल्म के साथ मेरे बनाने से पहले। अनुराग कश्यप भी बनाना चाहते थे, बहुत सारे स्टूडियोज़ के पास अनुराग लेकर गए थे, 5-7 साल पहले उसने, राही ने बहुत स्ट्रगल की थी। तो उसका अस्तर का एक आइडिया होता था, फिर एक अस्तर बनाया हमने, पर अस्तर भी इवॉल्व होते रहा कि उसकी भी डिज़ाइनिंग चेंज होती रही, फिर प्रोस्थेटिक में थोड़ा अलग, वीएफएक्स में थोड़ा अलग, पर वो हमेशा से स्कैरी होगा, लोगों को वो पढ़कर आपको पता लगता था कि, और उस समय तो बिल्कुल भी ऐसी स्टोरीज होती नहीं थी, मतलब फिल्में बन रही थी उस समय, बैंड्रा बॉयज, 6 पैक एप्स, गोरे चिट्टे हीरो, तो उस समय ऐसी फिल्में बन भी नहीं रही थी। तो पर ये देखकर लगता था कि यार ये बहुत डरावना होगा क्रीचर। यू नो, जब स्त्री रिलीज हुई, आई थिंक स्त्री आल्सो रिलीज्ड अराउंड द सेम टाइम, या एक महीना पहले। स्त्री रिलीज शायद 31 अगस्त, हम थे 12 अक्टूबर, अंधाधुन थी 5 अक्टूबर। हाँ, तो ऐसे वैसा एक दौर चला जहाँ पे ये जो रूटेड स्टोरीज है वो चलने लग गई। एंड टुडे आल्सो इफ यू लुक एट एनी ऑफ द यूनिवर्सेस दैट दे आर क्रिएटिंग, स्पेशली विद द हॉरर यूनिवर्स, हर एक स्टोरी हर एक रीजन स्पेसिफिक है, हर एक स्टोरी का एक बैकग्राउंड है, एंड दे हैव कम आउट विद, दीज आर ऑल फोकलोर्स, राइट? वेयर डिड द फर्स्ट नरेटिव कम फ्रॉम? Have you ever thought back, and can you tell me where was the first thought of Hastar coming from? I think वो राही का, जैसे I have said, राही ने लिखा था, एक नारायण धर्म करके राइटर है मराठी, तो उनकी 3 शॉर्ट स्टोरीज होती थी, उनको लेकर राही ने ये क्रिएट किया था। तो हमारे जैसे कि मुझे लगता है लिटरेचर में तो बहुत होता है कि ये कि दादी माँ की कहानी में तो राक्षस होता ही था ना, कि पर वो राक्षस बनाते हो वीएफएक्स में तब जान निकल जाती है। जब मैंने शुरू की थी मैंने सोचा था कि यार ये इतनी इंडियन स्टोरी से कोई बनाता क्यों नहीं है, पर जब आपको लगता है कि आप समझदार नहीं हो, लोग समझदार हैं, क्योंकि ये राक्षस बनाने में वीएफएक्स में जान निकल जाती है। तो आई एम सेइंग कि वो कल्चर तो हमारी स्टोरीज में रहा है। तो नारायण धरप एक राइटर है, उनकी स्टोरी से राही ने इंस्पायर होकर लिखा था ये कैरेक्टर। सर, एक टाइम ऐसा था ना 70s 80s में, मैंने कितने सारे मैगजीन्स पढ़े, स्टोरीज पढ़े, दैट प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस देयर ओन फिल्म्स, राइट? तब होता था कि वो लोग अपना घर गिरवी रख देते थे बिकॉज ऑफ एम्बिशियस मूवीज, एंड देन समटाइम्स क्या होता था कि वो घर चला जाता था अगर मूवी नहीं बन पाई। मतलब रैग्स टू रिचेस स्टोरी होती थी, रिचेस टू रैग्स की स्टोरीज भी होती थी। आपने भी ऐसा ही कुछ किया है, राइट? लाइक आई थिंक यू हैव आल्सो गिवन योर ऑल फाइनेंशियली, स्पेशली टू film like that. Wasn't it ever a risk when you were doing it? मतलब जब ये स्टोरीज में सुना करता था तो मुझे लगता था कि पीआर स्टोरीज होंगी कि उसने अपना बंगला गिरवी रख दिया, बट मैंने किया है, थम्बाड़ के लिए मैंने किया है, मैंने मेरी प्रॉपर्टीज बेची है, मैंने चीज़ें बेची हैं। और आप जब इस प्रोफेशन में आते हो ना तो आप मोहब्बत में आ जाते हो, आपको लगता है कि यही है सब कुछ, उसके अलावा कुछ लगता नहीं, तो यू डोंट माइंड। और मतलब है उसका एक मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट रैशनल, पर इसका अपना एक हाई है कि आप इतना शिद्दत से करते हो, और फिर वो ये कि गिर जाओगे तो भी क्या, फिर उठ जाओगे, क्योंकि वो जो सच्चाई है ना वो कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगी आपको, मेरा ये मानना है। घर बिक भी गए तो फिर बंगले बनेंगे, डोंट वरी।
बट तब आपको किसने रोकने की कोशिश की कि ये मत करो? मतलब मेरे घर वालों ने, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनको डर लगता है कि यार क्या है, कि बच्चों के लिए, कि बच्चों की भी प्रॉपर्टी मत भेज देना, कि मतलब कुछ तो बच्चों के लिए रखना, कुछ और रखना। तो वो बहुत आपके आसपास के लोग, वो उनका अपना एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, बट दे डोंट नो योर लव टुवर्ड्स सिनेमा, कि अ, और कोई राह ही नहीं है। किसी ने मुझे पूछा कि आप कुछ तो पूछा, मैंने कहा यार मुझे इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। उसने कहा, मैंने पूछा कि आप ज़िद्दी हो क्या? ये ज़िद है क्या कि ये बनानी है फ़िल्में या कंप्लीट करनी है? मैंने कहा मुझे आज की डेट में कुछ और समझ में ही नहीं आता। मेरे पास कोई राह ही नहीं है। मेरे पास रास्ता यही है। मुझे आप कुछ कह दो कि आप कुछ और काम कर लो, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। दैट्स ट्रू। आई नो ओनली वन थिंग राइट नाउ। आई नो मेनी थिंग्स। आई हैव डन बिज़नेस, रियल एस्टेट का बिज़नेस, यहाँ वहाँ बहुत सारे पापड़ बेले मैंने। मेरे फादर 3,000 रुपये महीना कमाते थे। तो ये हुआ करता था कि पैसों के अलावा और किसी चीज़ का शौक ही नहीं होता था। ये होता था कि यार अपने घर में बाइक कब आएगी। वो सब जर्नी की है, मुझे बहुत कुछ आता है, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है किसी में। मुझे सिर्फ फ़िल्में बनानी है। उसके लिए मुझे जो भी देना पड़े, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं बनाऊँगा। और आई हैव दैट मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो एज़ अ बिज़नेसमैन, कि एक विज़न तो है, ऐसा नहीं है कि मैं खो दूँगा पैसे। इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, Yeah. बट आई विल गेट माय मनी बैक। Today you see what has happened. I am so happy for you because जैसे आपने बोला कि आपने शुरुआती जिंदगी में ऐसे कठिन टाइम देखा है, टफ टाइम देखा है, तो you know when you start from that, when you build on your own, I always feel like when you have seen those days ना, वो एक डर चला जाता है कि अगर कुछ नहीं होगा तो क्या? या बिकॉज़ यू हैव इनफ एक्सपीरियंस ना। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से, समझ से। ऐसा कहने से कोई कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बी कॉन्फिडेंट, कि ऐसा शोल्डर ऐसा करके चलने में कोई कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपने लाइफ जी है, देखी है, यू हैव एक्सपीरियंस, तो आप डॉट्स में मिला सकते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार हो जाएगा, कर लूँगा। तो मुझे फ़िल्मों को लेकर लगता है कि यार हो जाएगा, कर लूँगा। तुम्बाड 2 बनेगी, ये आपको तुम्बाड के टाइम पता था? बिल्कुल, 1000% पता था। और उस समय प्रीक्वल, सीक्वल इतने कोई बनते नहीं थे। हाँ। और मैं तुम्बाड़ में 7 साल लगा पाया। एक पैशन, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि एक पैशन है, प्यार है, एट द सेम टाइम एक समझ भी है कि यार कि हो जाएँगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पैसे वापस आ जाएँगे, वैसे ये था कि यार बहुत पैशन है, तुम्बाड़ कंप्लीट करनी है, पर एक ये भी था कि यार इसलिए भी कंप्लीट करनी है कि इसमें बहुत इमेंस पॉसिबिलिटी है एक यूनिवर्स बनने की, कि एब्सोल्युटली। प्रीक्वल, सीक्वल, रीबूट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उस समय वेब सीरीज़ नहीं हुआ करती थी, तो वेब सीरीज़ हमने नहीं सोचा था, पर प्रीक्वल, सीक्वल, रीबूट, स्पिन ऑफ, ये सब सोचा था हमने कि इसकी बनेगी। ऐसा नहीं कि राइटिंग शुरू कर दी थी हाँ। हमने। राइटिंग ये था कि एक बार ये निकल जाए, पहुँच जाए, उसके बाद चालू करेंगे, उसका बहुत काम था। पर डेफ़िनेटली वो हमेशा से प्लान होता था कि यार ये बहुत ही मीठी कुछ है अपने पास। या बट अभी जो बन रहा है वो प्रीक्वल है, सीक्वल है? ये मैं ज़्यादा बता नहीं सकता आपको, मुझे डायरेक्टर मारेंगे मेरे। मैं बता देता हूँ, फिर वो मुझे बहुत डाँटते हैं इतना कि बता सकते हो आप? सीक्वल है। सीक्वल है, बट प्रीक्वल भी बनेगा। प्रीक्वल भी बनाना चाहते हैं। सर लालच के बारे में थी जी। ये फिल्म, एंड इट इज समथिंग दैट प्लेग्स द लाइक एंटायर सोसाइटी एट लार्ज, राइट? मुझे ये जानना है कि एज एन एक्टर हर किसी को लालच होता है, राइट? एंड दे आल्सो गो थ्रू a lot of episodes because of other people's greed, where they lose out on a lot of things. You came from nowhere, you started on your own, you're a self-made actor. How many times have you struggled to find that one role जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, या फिर आपको ऑफर होती तो बहुत अच्छा होता है, फिर आपने बहुत मेहनत की उसको पाने की, बट आपको लगा कि आपको अनफेयरली नहीं दिया गया? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि अनफेयरली मुझे नहीं दिया गया। ये मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कम ही चीज़ें की हैं, कम ही चीज़ों के लिए ऑडिशन किए हैं। इतना कुछ ख़ास हुआ नहीं, मुझे इतने चांसेस मिले ही नहीं, क्योंकि शायद लोगों को एक ट्रस्ट कम था, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी था। तो और ऐसा कुछ एनएसडी, एफटीआई ऐसे में नहीं आता हूँ, तो लोगों को लगता है पता नहीं एक्टिंग कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आई डोंट नो, मुझे जो भी काम मिला है वो जान पहचान वाले लोगों से मिला, इन द सेंस कि हंसल मेहता सर ने शिप ऑफ थीसिस देखी तो उन्होंने मुझे Yes. सिमरन दी। सुभाष सर ने शिप ऑफ थीसिस देखी, मुझे वो नेशनल अवार्ड में मिले थे। और वो सोच रहे थे कि मैं कोई बहुत ही शिप ऑफ थीसिस फिलोसॉफिकल फिल्म, बहुत ही गुजराती एनआरआई आदमी होऊंगा। तो वो मुझे मिले कि, तो कहते हाय आई एम सुभाष। मैंने कहा सर सो हम कहा कहाँ से हो? मैंने कहा गंगानगर राजस्थान। तो वहीं हम कनेक्ट हो गए, वो भी बहुत देसी, मैं भी बहुत देसी, तुम्हारी दोस्ती होगी। तो उन्होंने शिप ऑफ थीसिस देखी थी, तो उन्होंने मुझे महारानी दी। दिवाकर ने मुझे ब्योमकेश में दिवाकर कास्ट करना चाहते थे, वो हुआ नहीं कुछ।
तो पर हनी ने मेरा ऑडिशन लिया था तो उसने मुझे तलवार दे दी। बट एक रोल है जो मैं करना चाहता था, मुझे मिला नहीं। मैं करता, मुझे बहुत मज़ा आता, पर जिसने किया उसने भी बहुत अच्छा किया। वो रोल है उड़ता पंजाब का। दिलजीत के कैरेक्टर के लिए मैंने बहुत हसल की थी। मैंने एक ही रोल के लिए आज तक हसल की, मैं हसलर हूँ नहीं, मुझसे होता नहीं है। पर उसके लिए तो मैंने अभिषेक चौबे को कॉल किया, मैंने हनी को कॉल किया। हनी कास्टिंग कर रहे थे, हनी मेरे दोस्त होते थे, तो मैंने हनी को इतना फोर्स किया, मैंने कहा तुझे मेरा ऑडिशन तो लेना पड़ेगा। तेरा एक्टर फाइनल है, सब ठीक है, पर तुझे मेरा ऑडिशन तो लेना पड़ेगा। और मैंने पूरा कॉस्ट्यूम डिजाइनर को, उसको कॉस्ट्यूम वाले को बुलाकर, पूरा पुलिस की वर्दी वर्दी पूरा मैंने पग पहनकर पूरा उसका ऑडिशन किया। हनी ने मेरे प्रेम प्यार में ऑडिशन लिया, पर वो दिलजीत के साथ करे, दिलजीत ने बहुत अच्छा किया। पर मैं वो रोल, मुझे बहुत पसंद है, मैं करना चाहता था कि वो रोल करने को मुझे मिलता तो मुझे बहुत मजा आता। Oh, so nice actually. Such a nice story. But अभी आप एक मूवी कर रहे हो क्रेजी, मुझे जानना है कि what is that movie about, you know? Because I have seen the motion poster जी and the motion poster is quite crazy. जी। So I want to know what is it about, because आपने वो एकदम छुपा के रखा है जहाँ पे हमको पता नहीं है कि एक्चुअली क्या होने वाला है। तो मतलब इसके बारे में मैं ज्यादा कह नहीं सकता, सेम बात। बट तुम्बाड़ के एकदम अलग है ये। लाइक तुम्बाड़ इट्स अ पीरियड फिल्म। मैं धोती पहनता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं सूट वूट पहनता हूँ, रेंज रोवर चलाता हूँ, सनग्लासेस हैं। बट आई कैन से इट्स अ क्रेजी राइड, कि आप जब फिल्म देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको, और बहुत ही एज ऑफ द सीट रहोगे, बहुत ही एंगेजिंग फिल्म होने वाली है। But why such few films? यार बनती नहीं है, बनाए कहाँ से, राइटर्स ही नहीं है। लाइक देयर इज बहुत कमी है राइटर्स की, बहुत टाइम लगता है एक फिल्म को लिखने में। ऐसा फटफट लिख के होता नहीं है। लोग सोचते हैं 4-6 महीने, पता नहीं कौन लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट अ फिल्म, टू मेक अ फिल्म। ऐसा इकोसिस्टम नहीं है, बहुत टफ है कि आज भी प्रोड्यूस करने के लिए आपको स्टूडियोज पैसे नहीं देते हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम यार। Today, do you feel like ऐसा माहौल है जहाँ पे सिनेमा is going through such a tough time globally, जहाँ पे स्टूडियोज एक्चुअली बैक करना नहीं चाहते, आधे से ज्यादा मूवीज बंद पड़ रहे हैं। ऑल्सो यू नो समथिंग दैट आई वांट टू आस्क यू, व्हिच यू विल बी परफेक्ट टू स्पीक अबाउट। अनुपमा मैम ने एक इंटरव्यू किया था, मैंने देखा था कुछ ही टाइम पहले, जहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट रेज किया व्हिच वाज a very valid point. Right. There was a movie she watched. I also watched that movie. I'm just not gonna name. उसमें ना वो क्रेडिट रोल पे एक एक्टर का वैनिटी वैन, ये वैन, वो सम टीचर, ये whatever बहुत कुछ था. So these are expensive entourage costs for any actor, which eventually increases the budget and the pressure of the producer. Being a producer, what is your take on this? मेरा टेक कुछ अलग है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मानना है कि प्रोड्यूसर सबसे थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री का। सबसे खराब काम है प्रोड्यूस करना, और सबसे अच्छा काम है एक्टर होना। सबसे खराब और सबसे अच्छा दोनों काम है मेरे पास, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर कोई मुझे पूछे कि आप सिर्फ प्रोड्यूस करो और एक्ट नहीं करो, मैं कभी नहीं करूँ भाई, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो एक्टिंग करना इस इंडस्ट्री का सबसे मस्त जॉब है, और प्रोड्यूस करना सबसे खराब जॉब है। आप एक्टर के इंटरव्यू लेते हो, प्रोड्यूसर का कोई इंटरव्यू नहीं लेता। प्रोड्यूसर फॉर मी, प्रोड्यूसर इज लाइक अ पेरेंट, कि अगर डायरेक्टर माँ है तो प्रोड्यूसर बाप है, प्रोड्यूसर माँ है तो डायरेक्टर बाप है। इट्स लाइक दैट फॉर मी। क्योंकि एक्टर का क्या है, 30-40 दिन तैयारी, 40-50 दिन शूट, एक 2-3 महीने 4 महीने जैसे इन्वेस्टमेंट होगी। एक डायरेक्टर की 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट है, एक प्रोड्यूसर की 2 साल की इन्वेस्टमेंट है। फिर उसको फाइनेंस देखना है, लॉसेज हैं तो प्रोड्यूसर के हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ थैंकलेस जॉब। बट ये जो ऑन्टोराज की ये है, ये इट्स राइट कि बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, उन खर्चों को कुछ कम किया जा सके। पर मेरी तो प्रॉब्लम वहाँ लाई नहीं करती, प्रॉब्लम लाई करती है राइटिंग। प्रॉब्लम लाई करती है कि हम फिल्म्स कैसे बना रहे हैं, कितनी सीरियसनेस से बना रहे हैं। जैसे मैं भी हूँ, आप भी हूँ, क्योंकि या तो फिल्में बन रही हैं जो ऑडियंस को केटर करने के लिए बन रही है, तो वो 500 करोड़ कर रही है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्में कुछ बन रही हैं जो ना यहाँ की है ना वहाँ की है। बना आप थिएटर में रहे हो, पर बना कहीं और के लिए रहे हो, या आपकी राइटिंग में आपने इतना काम नहीं किया, या एडिटर ने इतना काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ लैक हम कर रहे हैं। अगर वो सॉल्व हो जाए तो खर्चे तो निकल जाएंगे, डेफिनेटली खर्चे कम होने चाहिए। मैं इसमें एग्रीमेंट में नहीं हूँ कि इतने एक्सपेंसेस होने चाहिए,
बट डेफिनेटली मैंने भी कुछ स्टोरी सुनी थी कि एक एक्टर ने 3 वैनिटी वैन मंगाई थी, एक में जिम था, एक में ये था। वो कम होने चाहिए, पर मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम राइटर्स को कैसे नर्चर करें। ट्रू। कि हमारा बिजनेस बड़ा होगा तो चलो खर्चे भी सह लेंगे, पर बिजनेस तो बड़ा हो, राइटर्स को कैसे नर्चर करें, एडिटर्स कैसे हों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडिटर इज लाइक अ राइटर। या एडिटिंग में फिल्में चेंज हो जाती हैं। मतलब मैंने ऐसे किस्से सुने हुए हैं कि जाने भी दो यारो नहीं अच्छी बनी, पर वो एडिटेबल पे उन्होंने इतना अच्छा किया कि वो महान फिल्म बन गई। तो मुझे लगता है राइटर्स एडिटर्स पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। इसी बात पे मुझे ये बोलना है कि यू नो देयर इज अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन and stardom also that comes with such high costs, right? Like I feel like there are कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो सुपरस्टार्स हैं जिनकी मूवी आप कितनी भी मतलब एक पर्टिकुलर नंबर कर लेती है, अगर बहुत बुरी भी है तो वो एक पर्टिकुलर नंबर टच कर लेती है, तो इवेंचुअली रिटर्न आ जाता है कहीं ना कहीं से, वो डिजिटल हो ये हो, क्योंकि उनकी चीजें बिक जाती है। बट डू यू फील दैट टुडेज जनरेशन ऑफ एक्टर्स, द न्यू जनरेशन, lack a sense of discipline? Because some of the older actors who we have grown up watching, like Salman sir, Shah Rukh sir, they've always spoken about the lack of discipline and the lack of security, especially in this age of actors, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के साथ compete कर रहा है। हम लोग 90s में, I'm a 90s child, I've grown up watching multi-starers where all the favorite actors would come together. आपकी वजह से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। Thank you, thank you. Sorry, you're saying that, yeah. But ये सच है कि I'm 32, so I've grown up watching those kind of movies. Do you feel that the sense of discipline should also change? Because so many movies जो announce हो रही है और बंद पड़ रही है, and it's not taking off only. इसमें बहुत सारी कॉन्वर्जेशन, इट्स अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन। जब ये हमारे मेगा स्टार जो है आज के सुपरस्टार बन रहे थे, उसमें कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, फिल्में। हमने जो कुछ सीखा ज़िंदगी में, जो हमारे मतलब मैं श्रीगंगानगर इतनी छोटी सी जगह से हूँ, तो मेरे को दुनिया देखने का एक्सेस फिल्म होती थी कि बॉम्बे कैसा दिखता है, यूरोप कैसा दिखता है जी। जब DDLJ आई थी तो हम पागल हो गए थे कि यार ये कैसी जगह है यार, कि ऐसा भी देश होता है, ऐसी भी लाइफ होती है। साइकिल चला रहे हैं शाहरुख साहब, और तो आपको लगता है कि यार ये जन्नत कहाँ है, बियर में उसमें कैन में बियर है, लेदर जैकेट्स हैं, तो आपको लगता है कि तो हमारा वो एक्सेस हुआ करता है। तो दैट्स वाई दे आर मेगा स्टार, कि वो BC सब सेंटर में पहुंचे हैं। अभी क्या है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट ना, यू हैव एक्सेस, कि आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, रील्स देखने के, ये देखने के, वो देखने के। तो मुझे लगता है तो वो लैक करता है कहीं, और मुझे नहीं लगता कि डिसिप्लिन की कमी है। आज की जो जनरेशन है बहुत ही डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू मी, कि जिम जाना है तो 6 बजे जाना है, उठ के जाना है, बहुत मेहनत करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो लैंडस्केप में बचा ही नहीं है कि अब उतने बड़े स्टार बन पाएंगे कभी। शाहरुख खान, सलमान खान नहीं बनेंगे वापस, इट्स वेरी टफ। और वो बहुत ही प्रोडक्ट ऑफ टाइम भी होता है कि कोई बन गया, शायद बन गया तो रणबीर कपूर बन गया, और मतलब इट्स वेरी टफ कि बड़े प्रोजेक्ट्स भी हों, BC सेंटर में पहुंचे, एक मशीनरी भी हो। उसमें जैसे ऑर्गेनिक पहुंच जाती थी चीजें। आप समझो कि शाहरुख खान ने जाकर इतना कोई किया होगा, वो उनका चार्म लोगों के साथ कनेक्ट कर गया और वो सुपरस्टार बन गए। सलमान खान का चार्म लोगों के साथ कनेक्ट कर गया और वो सुपरस्टार बन गए। आज की डेट में उतना चार्मिंग, उतना करिज्मेटिक आदमी भी होगा तो भी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हो गए हैं। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, वहाँ ये हैं, वहाँ वो हैं, तो इट्स वेरी टफ। पर आई डोंट थिंक कि डिसिप्लिन की या सिंसेरिटी की कोई भी कमी है ये जो जनरेशन के एक्टर्स हैं। But you know, you have a certain sense of storytelling in your projects, जो भी हो, and you're a producer, you're an actor. एक दिली दिल कभी ख्वाहिश है कि इस एक्टर के साथ मैं काम करूं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मे बी अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर? बच्चन साहब के साथ तो मैं एज ए प्रोड्यूसर भी काम कर लूंगा। मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार उनका। तो बच्चन साहब हुए, शाहरुख साहब हुए और रणबीर कपूर, ये तीनों एक्टर मुझे बहुत पसंद है। पर कभी इनको ऑफर नहीं किया आपने? मेरे पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। बच्चन साहब के लिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हो जाए तो टचवुड उनके साथ एक सीन भी कर लूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि होता है कि आप गंगा नहा लिए, बिल्कुल। तो इट्स लाइक दैट फॉर मी। तो बच्चन साहब के साथ काम करने का बहुत दिली चाह है। शाहरुख सर से है, और रणबीर कपूर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। I just want to tell you that Shah Rukh Khan is the reason why I'm a journalist today. बहुत सारे लोग because of Shahrukh Khan, because मतलब and according to me he's just not an actor, वो कुछ और ही है। मतलब उनकी इमोशन, वो कुछ, he is the first feminist actually। वो 92-93 में
एक माहौल चेंज किया उन्होंने कि फिल्मों में भी उनकी वो बात है। डीडीएलजे में कहते हैं भाई भगा के नहीं ले जाऊंगा, परमिशन से लेके जाऊंगा। एंड आई टेल यू वन स्टोरी कि बार्ड ऑफ ब्लड की स्क्रीनिंग थी टाउन में, मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था उसमें। मैं था, शाहरुख साहब भी थे, मेरी वाइफ भी थी। तो मेरी वाइफ ऐसे आगे थी, शाहरुख साहब पीछे थे, मैं उनके पीछे था। तो ऐसे कोई लड़का ऐसे फट से क्रॉस करके गया मेरी वाइफ को, तो ऐसे शाहरुख साहब के ऐसे हाथ ऐसे आगे गए चले उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी वाइफ को। तो वो उनके अंदर फिटिंग है, Yeah. द केयर, द सॉफ्टनेस, Yeah, the मुझे gentleness. द सॉफ्टनेस जो होता है ना कि वो मिस करते हैं एक्टर्स, वो होती नहीं है। मतलब वो भगवान ने ही बनाया है ऐसा, मतलब मैंने और किसी एक्टर में ऐसा कुछ देखा नहीं है वैसा। तो he is something else. You know, they say that you should never meet your idols. I feel like if your idol is Shah Rukh Khan, and I say this out aloud, you have to and you must get a chance. I hope that life puts a chance जहाँ पे आप उनसे एक बार मिलो, because आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. He is not just a star. He is just such a lovely human being that somehow you become a kinder human being when you spend more time with him. This is what I have realized in life. And yeah, I wish you all the best. I am absolutely excited and waiting for your projects because मुझे लगता है कि आज का माहौल बदल गया है. I think 2018 का landscape with storytelling, with films, with audiences' reception towards films, and today's landscape is much different. आज people want to watch more rooted stories. इसीलिए तुम्बाड देखिए, तुम्बाड जब re-release हुई, it has done bigger numbers than some of the movies that were already running. Right, and that is proof of audiences' love, I feel. So I'm pretty sure that Tumbad 2 will be the biggest film of your life and also of next year. One of the biggest films that I hope you come up with it 2025, 2026, jab bhi aap aao. But hopefully, all the best for everything you do, sir. Thank you, Niranjan. बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बात. Thank you. Same here. Same here. Thank you. GT Holidays, South India's #1 travel brand.